उन्होंने आज ड्रैग किया निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी की वेटेज वाली कंपनियां हैं, इन दोनों ने आज काफ़ी ड्रैग किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बजाज ऑटो और टाटा स्टील ने भी आज मार्केट को काफ़ी डिस्टर्ब किया। ये दोनों शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर नहीं चल पाए। अब मैं आ जाता हूँ ज़रा छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर, वहाँ पर आज क्या हुआ। अगर वहाँ पर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो आज दिन एक्चुअली में टायर कंपनीज़ का था। अपोलो टायर, सीएट पे 20% का सर्किट, एमआरएफ थोड़ा बड़ा शेयर होने की वजह से परसेंटेज में करीब 7% चला। तो आज टायर कंपनीज़ के लिए दिन काफ़ी बेहतर था। और कुछ सीमेंट कंपनीज भी चलती हुई दिखी, उसमें अंबुजा सीमेंट को आप काउंट कर सकते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव था। इसके अलावा कॉफ़ी से जुड़ी हुई कंपनी है जैसे बॉम्बे बर्मा, ये शेयर आज काफ़ी मूवमेंट में रहा और इस शेयर के अंदर आज की जो बढ़त है करीब 4% की। इसके अलावा गुजरात गैस और महानगर गैस से जुड़ी दो कंपनियां, ये भी काफ़ी अच्छी छोटे मझोले कैटेगरी से चलती हुई दिखी हैं। इसी में अगर आप छोटे मझोली कंपनीज़ में अगर नुकसान वाली कंपनीज देखेंगे तो आपको अजंता फार्मा दिखेगा, वहाँ पर आज करीब नुकसान 3-3.5% का था। इसके अलावा लॉरस लैब डेज लो पे जाके बंद हुआ और इसने आज एक स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन भी किया है। अगर ये जल्दी सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर और भी टूट सकता है, मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है। इसके अलावा BHEL और सेल, दो सरकारी कंपनीज भी आज मार्केट में प्रेशर बनाने का काम करती रही और ये कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी हायर रेंज को छोड़ के अब लोअर रेंज के अंदर वापस से एंटर कर लिया है। तो ये कुछ एक शेयर्स थे जो मार्केट के अंदर आज रिदम बनाते हुए दिखे। और बाजार की उठापटक पे हमने दिन भर कई एक्सपर्ट से बात की। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि बाजार में वापस दायरे में आने की संभावना है। निवेशकों को इस समय बेहतर स्मॉल कैप शेयरों में निवेश के मौके तलाशने चाहिए। बाजार चला पिछले 2 महीनों में क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स थे जून या जुलाई के महीने में वो सारे डिस्काउंटेड हो गए थे और अब 18,000 के इंडेक्स में सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो मेरे हिसाब से डिस्काउंट हो चुके हैं। और हमें ये नहीं भूलना होगा कि पिछले 9 महीनों में मार्केट ने 2-3 बार 18,000 के लेवल पे के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, वो बट बार बार वहां पर सेलिंग प्रेशर आई। अगर हम नंबर्स की बात करें तो अप्रैल के महीने में हम 18,100 से घूमे थे और अर्ली दिस ईयर हम 18,350 से घूमे थे। और इसलिए पिछले एक हफ्ते में हम जैसे ही 18,000 के ऊपर जा रहे हैं थोड़ी बहुत सेलिंग आती है। आई थिंक ये वीकर हैंड से है, मगर आई थिंक ऐसा लग रहा है कि एक बार वापस मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। सो इंडेक्स में इतनी बड़ी तेजी यहाँ से है नहीं। 18,000 और 18,600 में 3 से 4 बड़े बड़े रेसिस्टेंस है, तो इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और बैंक निफ्टी में जैसे आपने कहा 41,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि वहां से गिरावट चालू हुई थी और एक पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है पिछले 2-3 महीनों में और क्या गजब का आउट परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे लिया है और किसी का पोजिशनल मेंटालिटी है तो 41,500 से 800 में थोड़ी बहुत डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यहाँ से पुल बैक आएगा। बट आई थिंक द की टेक अवे आज के इंटरेक्शन में जो अभी तक मैं कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स में यहाँ से इतना कोई स्पेशल होने वाला नहीं है। स्टॉक्स में रहिए, थीम्स में रहिए, सेक्टर्स में रहिए, वहां पैसा बनेगा। अगर आप देखिए पिछले 2 महीनों में मिड कैप इंडेक्स हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो उतना अच्छा किया नहीं है। इट्स ओनली इन द लास्ट 1 वीक की स्मॉल कैप इंडेक्स भी वापस आया और मुझे लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ओवरबॉट है और स्मॉल कैप इंडेक्स इज पॉइज्ड फॉर मच ग्रेटर अपसाइड। तो यहाँ पर आई थिंक फोकस क्वालिटी स्मॉल कैप्स में रखनी चाहिए। हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स का टारगेट 11,000 का है जो अभी भी यहाँ से 9-10% की तेजी दिखाता है। तो अगर वो होता है तो जो क्वालिटी स्मॉल कैप्स है वो 15 से 30% यहाँ से भी चल सकते हैं। और पिछले एक डेढ़ हफ्तों में हमने देखा कि कई स्टॉक्स जो पिछले 6 महीनों में अंडर परफॉर्म कर रहे थे वो अब धीरे धीरे ब्रेकआउट कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो स्मॉल कैप्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए और लार्ज कैप्स में आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में ध्यान दीजिए। कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वहां अगर आई थिंक अगर आप कमिटमेंट रखेंगे तो आप आउट परफॉर्म करेंगे। और हर दिन हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में भी लेकर आते हैं। हमारे लिए ये लेकर आते हैं मेरे सहयोगी विश्वमोहन, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, बताइए कमोडिटी की ABCD में आज आपने क्या टॉपिक चुना है? कमोडिटी की ABCD में आज हम बात करने वाले हैं कोरिएंडर की। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट स्पाइसेस का की इंग्रेडिएंट माना जाता है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है धनिया का जो NCDX पर जिसकी ट्रेडिंग होती है। अगर इसके कारोबार की बात करें तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में और राजस्थान, गुजरात, MP, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा जैसे राज्य है जो बड़े उत्पादक राज्य है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो दुनिया में चाइना, इजिप्ट, रोमानिया, टर्की जैसे देश है जो बड़े एक्सपोर्टर है और बड़े उत्पादक भी हैं। और इम्पोर्टर की अगर बात करें तो
खाड़ी देश जो गल्फ कंट्रीज़ है, साउथ ईस्ट एशिया के देश है, और इसके अलावा यूएस, यूके और जर्मनी जैसे देश है जो बड़े इंपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं। अब इसके खेती के बारे में जानते हैं कि खेती इसकी कैसे होती है। रबी की फसल है तो दिसंबर तक इसकी बुआई आमतौर पर पूरी हो जाती है, और जो इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है वो जनवरी के महीने से अप्रैल तक चलती है, और आवक भी जनवरी से शुरुआत हो जाती है इसकी, और ये पूरे अप्रैल तक चलती है। तो जो ये सीजन होता है उस दौरान अगर आवक होने से तो भाव पे इस पे काफ़ी असर होता है। तो जो किसान हैं उनके लिए हेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट वायदा बाजार में मौजूद है, फ्यूचर्स भी है, ऑप्शंस का भी विकल्प आपके पास एनसीडीएक्स पर मौजूद है। सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, और आप अपने रिस्क को यहाँ पर हेज करके कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब लग रहा है कि वायदा में भाव, अगर आपको लग रहा है कि हाजिर में बाजार जब इनके अराइवल का टाइम होगा तो कम हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं। तो इसके जरिए आप हेजिंग कर सकते हैं रिस्क को, जो प्राइस की वॉलेटिलिटी का जो रिस्क होता है किसी भी एग्री कमोडिटी में, उस रिस्क को कम करने के लिए आपके पास वायदा का यहाँ पर विकल्प है। और अब बात करते हैं कि इस कीमतों पर किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो फ्लावरिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, बुआई के नंबर से लेकर सरकार की पॉलिसी तक, एक्सपोर्ट की डिमांड से लेकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की डिमांड तक, सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो धनिया की कीमतों पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। तो इन खबरों पर भी आप ध्यान रखें, साथ ही अपने रिस्क मैनेजमेंट की कोशिश करें। एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुक्रिया विश्वमोहन। आगे बढ़ते हैं। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है, इसको लेकर हमने अलग अलग कॉर्पोरेट से बात की है। हमें पता चला कि इस साल मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि इस साल दिवाली पर पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। कॉर्पोरेट इंडिया का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। डिमांड की बात करते हैं तो हमारे जो कपड़े की बुकिंग होती है, जो हमारा डीलर नेटवर्क है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, होलसेलर्स हैं, पूरे देश में हमसे कपड़ा खरीदते हैं, और वो दिवाली, दशहरे और वेडिंग सीज़न के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम अगस्त सितंबर में बुकिंग करते हैं अपने कपड़ों की, और उसके बाद प्रोड्यूस करके उनको बेचते हैं। तो जो हमने बुकिंग इस समय देखी है अपने कपड़ों की, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ सालों में वैसी बुकिंग हमको देखने को नहीं मिली है। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि वो फीट ऑन द ग्राउंड है, उनको पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसी डिमांड दिखने वाली है। तो उस तरीके से हम बहुत अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कपड़ों में। We've just gone through 2 sales. Prime Day happened and then it was followed with the Independence Day sale, and the demand was very, very robust. But of course this season is very special because we're going to start the sale on 23rd of this month, and it goes on for 30 days. And as you rightly pointed out, starts with Dussehra, Durga Puja, Diwali, goes on till Dhanteras. We are very excited, and especially on 2 fronts. One, it's after 2.5 years of pandemic, so the customer sentiment is very, very strong, and we can see that on the marketplace. And also very importantly, the sellers, most of our sellers sell online and offline. Last 2 years was very good online, but offline it had its challenges. So the sellers are getting ready in a very, very big way. So when I put together the customer and the seller pieces, I am excited about what we can do for our customers this Diwali. ये सीजन बहुत ही बढ़िया सीजन लगता है मुझे होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी ऑक्यूपेंसीज ऑलरेडी 85% के करीब करीब दिख रही हैं अक्टूबर नवंबर में और दिसंबर में। और जहां तक मेंबरशिप का सवाल है, हमारे आपके दर्शकों के लिए हमारे पास बहुत ही बढ़िया स्कीम्स इस समय सितंबर में चल रही हैं, क्योंकि ये क्वार्टर एंड का मंथ है, तो हमारे यहाँ पे बहुत तेजी आती है इस समय। तो बहुत ही अच्छी स्कीम्स चल रही हैं। मैं आपके दर्शकों को बोलूंगा कि यही टाइम है खरीद लेने का, और उसके बाद अपना हॉलिडे प्लान करके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हॉलिडे करके अपने क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स को एक्सपीरियंस करने का। एक अच्छी चीज होने वाली है कि सारी कैटेगरी अच्छी करेगी, और जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो कैटेगरी ग्रोथ करेगी वो है डिजिटल वॉचेस, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है। आप जैसे मोबाइल अब इतना बड़ा सेगमेंट हो गया है, उसी हिसाब से डिजिटल वॉचेस अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और बाकी देखने जाएं तो टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स वेदर कैसा रहेगा। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से इस बार किचन की तरफ बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। आफ्टर द कोविड जब 2 महीने घर पे रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस वक्त बाहर से भी कुछ मंगा नहीं पा रहे थे, कि किचन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो किचन अप्लायंसेज हैं, हॉब, चिमनीज,
उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस आएगा। और आई थिंक दिवाली इज़ द राइट टाइम फॉर पीपल टू अपग्रेड द किचन्स एज वेल एज द होम्स। तो आई थिंक इस बार सबसे ज़्यादा हर चीज़ बिकने वाली है, ये हमें पूरा उम्मीद है। और फेस्टिव सीजन के मौके पर इस साल गाड़ियों की डिमांड में भी जबरदस्त तेजी रहने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स के एमडी पैसेंजर व्हीकल्स शैलेश चंद्रा ने हमारे सहयोगी दानिश आनंद से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस साल सेमीकंडक्टर की दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो गई है और इस साल गाड़ियों की सप्लाई भी अच्छी रहेगी। फेस्टिव सीजन में कैसी रहेगी टाटा मोटर्स की तैयारी और डिमांड को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है, आइए सुनते हैं इस खास बातचीत में। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर शैलेश चंद्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स डिवीजन एंड ईवी डिवीजन। सर 18 आवर्स देश से बात करने के लिए धन्यवाद। हम बस फेस्टिव सीजन के अराउंड द कॉर्नर हैं। सबसे पहले आपकी प्रिपरेशंस क्या हैं और आपका क्या आउटलुक है इस बार के फेस्टिव सीजन को लेकर? देखिए, अगर पिछले 2 वर्षों में देखें तो डिमांड काफ़ी हाई थी फेस्टिव सीज़न के समय, पेंट अप डिमांड के कारण और पर्सनल मोबिलिटी की तरफ जो हम लोग शिफ्ट देख रहे थे। लेकिन सप्लाई हमेशा लैग कर रही थी, एक तो सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण और उसके पहले साल में कोविड के डिसरप्शंस हो रहे थे तो उसके कारण सप्लाईज नहीं थी। ये पहली फेस्टिव सीज़न है 2 साल बाद जिसमें हम ये देखेंगे कि स्टॉक भी एक अच्छे लेवल पर है चैनल में और सप्लाईज़ भी काफ़ी रोबस्ट रही हैं। इस क्वार्टर में अगर सितंबर्स की सप्लाई वैसी रही जो कि काफ़ी उम्मीद है, तो करीब सप्लाई जो है 1 मिलियन टच करने की पूरी संभावना है इस क्वार्टर में। तो फेस्टिव सीज़न में सप्लाई जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और डिमांड अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पेंडिंग बुकिंग्स काफ़ी हाई हैं, डिमांड की फ़्लो अच्छी है। सो मुझे लगता है कि ये फेस्टिव सीज़न काफ़ी अच्छी रहेगी और मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा मोटर्स इस फेस्टिव सीज़न के लिए सप्लाईज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि डिमांड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और मुझे लगता है चूँकि सप्लाई और डिमांड करीब एक स्तर पे चल रही हैं तो मुझे लगता है कि फेस्टिव सीज़न काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारी फोकस है सप्लाईज़ पर और कैंपेन्स, फेस्टिव कैंपेन्स जो हम लोग रेगुलरली रन करते हैं त्यौहार के समय, वो हम कर रहे हैं। सर जहाँ तक वेटिंग पीरियड की बात आती है, वेटिंग पीरियड अभी ऑन एवरेज कितना है और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक ये वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा? देखिए, वेटिंग पीरियड आज के दिन में टाटा मोटर्स की कार में 4 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक की है। कार पर डिपेंड करता है किस कार के बारे में हम बात कर रहे हैं और किस वेरिएंट के बारे में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ मॉडल्स हैं जिसमें 6 महीने तक की वेटिंग पीरियड है। और जैसे सप्लाई देखिए नॉर्मलाइज हो रही हैं वैसे वो वेटिंग पीरियड भी कम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में और भी इस पर कंट्रोल आ जाएगा। सर आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर टाटा मोटर्स का लेटेस्ट कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि क्या ये मार्केट को एक नया डायरेक्शन पे लेकर जाएगा? देखिए, हमने वर्ल्ड ईवी डे के दिन अनाउंस किया था कि हम टियागो ईवी लाने जा रहे हैं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये सबसे अफोर्डेबल ईवी होगी देश। और फेस्टिव सीजन से पहले ऑटो सेक्टर में अच्छी बुकिंग देखने को मिल रही है, ऐसा कहना है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गज और इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन गोयनका का। साथ ही भारत में ईवी सेगमेंट के फ्यूचर को लेकर डॉक्टर पवन गोयनका से बात की मेरे सहयोगी दानिश आनंद ने। हमारे साथ एक काफ़ी खास व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर पवन गोयनका, जो एक इंडियन ऑटो इंडस्ट्री की लेजेंड तो नहीं, लेकिन अब इंडिया का फ्यूचर में स्पेस कैसा होना चाहिए उसको वो डिज़ाइन कर रहे हैं और फिलहाल ये चेयरमैन हैं इन स्पेस के। और बाकी करते हैं सर से। सर सबसे पहले अगर मैं ऑटो इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछूं, फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर, हमने देखा काफ़ी डिस्ट्रप्शंस आई हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से इंडस्ट्री इस टाइम पे गुजर रही है। तो जहाँ तक फेस्टिव सीजन का आउटलुक है, आपको कैसा लगता है कि इंडस्ट्री में कैसा जाएगा फेस्टिव सीजन? देखिए, अभी पिछले 2-3 सालों में काफ़ी तकलीफ़ें हुई थी इंडस्ट्री को ऑन मैनी फ्रंट्स। कोविड ऑफ कोर्स था, उसके अलावा जो हमारे सप्लाई इशूज़ थे, सेमीकंडक्टर इशूज़ थे, कमोडिटी प्राइसेस थे, लॉजिस्टिक कॉस्ट थे, उसके कारण इंडस्ट्री काफ़ी सबड्यूड रही है। लेकिन अभी पिछले 2 महीनों में अच्छा मोमेंटम मिल रहा है और जहाँ तक मेरा देखना है कि सभी मैन्युफैक्चरर्स के पास काफ़ी अच्छा बुकिंग है, एडवांस बुकिंग है और सप्लाई चेन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अभी कम नज़र आ रहे हैं, कॉस्ट भी कम हो गए हैं कमोडिटी वगैरह के। तो जैसा भी मैं सोचता हूँ कि सितंबर अक्टूबर जो महीना है, जो फेस्टिव सीज़न है, वो काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। जिनसे मैंने बात की है यहाँ पर इस कन्वेंशन में, सब यही कह रहे हैं कि उनका शायद वन ऑफ द बेस्ट मंथ 2 महीनों में होगा।
तो जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आती है, हमने देखा है कि एक मेजर पेनिट्रेशन हो चुका है। टू व्हीलर्स में ईवीज एक हिट कह सकते हैं और थ्री व्हीलर्स में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल ही रहे हैं, लेकिन फिर से टू व्हीलर्स में हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आग लग रही है। तो ईवी के फ्यूचर के बारे में आपका क्या कहना है, और जो करंट क्राइसिस अगर हम कह सकते हैं टू व्हीलर में जो आग लगी है उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, अभी ये नई टेक्नोलॉजी है और नई टेक्नोलॉजी जब लाते हैं तो थोड़े हिकअप्स होते हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि 3-4 आग के केसेस आए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट भी टाइटन कर रही है नॉर्म्स, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं, वो भी काफ़ी केयरफुल हो रहे हैं। थोड़ा बहुत शायद थोड़ी केयरलेसनेस आ गई हो पहले, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, एक छोटा नहीं, लाइक एक छोटे समय के लिए प्रॉब्लम है, और सभी जो करेक्शन कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, उनको भी करेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि जो नई डिज़ाइनें आएंगी, जो नई गाड़ियाँ आएंगी, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से एवरीबडी हैज़ लर्न टू लेसन। So I don't see this in any way impacting the future of electric vehicles, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, it will be behind us very soon. 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का ऐलान करने वाले हैं। इस पॉलिसी में क्या खास हो सकता है, इसकी डिटेल्स दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। जी बिल्कुल, 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है उसको देश के सामने रखेंगे। और इस पॉलिसी का मकसद क्या है? दरअसल अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13% के आसपास है। यही कॉस्ट जो है वो जीडीपी में उसमें एक अवरोधक, एक दिक्कत के तौर पे काम करता है। सरकार की मंशा ये है कि नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में है, सामान को एक कोने से लेकर के देश के दूसरे कोने में ले जाने की जो लागत है उसको घटाना है। जो 13% अभी जो लागत आती है इसको घटा करके 10% तक लाने का लक्ष्य है, और ये लक्ष्य सरकार को लगता है कि वो साल 2030 तक हासिल कर पाएंगे। जो ग्लोबल बेंचमार्क है 8% का, सरकार उसको लेकर के चल रही है। लेकिन एकदम से बड़े छलांग लगाने के बजाय सरकार फिलहाल 10% को अपना बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है, और जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा उतना ही सरकार को अपने जीडीपी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसका जो विजन है, इसका जो मूल भाव है वो यही है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देश में बनाएं, एक रिलायबल, एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ये उसका विजन रहने वाला है। इसके अलावा जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एक बड़ी बात ये होगी कि 7 अलग अलग मंत्रालय, जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे 7 जो मंत्रालय हैं उनके अभी क्या है वो 35 डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके अलग अलग चल रहे हैं। अगर आपको रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे में जो फुट ओवर ब्रिज बनना है, या रेलवे के किसी जमीन से अगर आपको कोई पुल बनाना है तो उसके लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको एक ही जगह पर लेकर के आया जाएगा। उसका नाम होगा यूलिप, यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पॉलिसी। यूलिप के आने से क्या होगा कि जो भी इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं उनको सरलता से उसको क्लियरेंस मिल पाएगी। तमाम जो अप्रूवल्स है उसके लिए अलग अलग दरवाजे में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए सरकार एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहती है, वो ये है कि जो लागत है उसको कम करना। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो सरकार ने ये किया है कि देश के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है, जहां अटके हुए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। वो है क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल प्रोजेक्ट मसलन जैसे मान लीजिए कोयले का शिपमेंट एक कोने से दूसरे कोने करना है और कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करके, यानी कि साल भर के भीतर उस दिक्कत को दूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 2 साल, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें अगले 4 से 5 साल के तहत योजना बनाई जानी है। तो इन तमाम योजना के साथ में सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 तारीख को लॉन्च करेगी, प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे, और उसके बाद सरकार को लगता है कि आने वाले अगले 5 से 6 सालों में तकदीर वो बदल पाएंगे। जी। बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोहर लगा दी है। ईटी नाउ स्वदेश ने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश को फिलहाल टाल दिया है। अब खुद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एनर्जी टेक समिट के मौके पर कहा है कि देश की केंद्र सरकार जो है वो दिग्गज ऑयल कंपनी बीपीसीएल के विनिवेश पर विचार नहीं कर रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Insofar as BPCL is concerned, look, I almost came into the ministry when you had decided कि BPCL की disinvestment नहीं करनी. I personally think BPCL is a first-rate OMC. Whatever happened to your thinking in the past, it's doing well now. It's a very good corporate citizen. What view we take, but you know,
if you want to do disinvestment, you cannot have a situation where there's only one bidder and it's going to be questioned for a long time. So I don't know what the situation is, but in this last year or so that we've been, facing a bit of turbulence, I think BPCL has done very well. BPCL, if you look at, I'm not going by just the returns. I mean, if you, in every respect, it has, taken advantage of the opportunities that have come in a difficult time, and it's a great asset. And so, whenever the government takes a decision, which I cannot anticipate, but just now, I don't think it's on the table. और ET नाउ स्वदेश संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने ये खबर ब्रेक की थी। केंद्र सरकार ने फिलहाल BPCL का विनिवेश टाल दिया है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं प्रकाश, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए प्रकाश, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, वजह तो एक ही है, जो मौजूदा हालात है, क्योंकि सरकार की नीयत बिल्कुल इस बात को लेकर है कि वो विनिवेश की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं जिसमें कि सरकार को मजबूर होना पड़ा है। जो पहले UI उन्होंने इशू किया था उसको वापस लेने के लिए वो मजबूर हुए, क्योंकि सिर्फ एक ही इंटरेस्टेड पार्टी, एक ही कंपनी रह गई थी और बाकी कंपनियों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इसमें कई ऐसी जानकारियाँ मिल रही है, सोर्स हमें बता रहे हैं, जिसकी जानकारी हमने 24 अगस्त को अपने दर्शकों को दी थी कि सरकार इस साल BPCL विनिवेश की प्रक्रिया को शुरू करने के मूड में नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो अपने असेसमेंट किए हैं उसके हिसाब से कई तरह के अहम ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहला तो ये है कि मौजूदा हालात में जिस तरह के बड़े निवेशक की ज़रूरत है BPCL जैसी कंपनी के लिए, वो मिलना मुश्किल है। दूसरी तरफ ये है कि आप देखिए, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों पे एक तरीके से अनसीन कंट्रोल है गवर्नमेंट का, वैसे में विनिवेश का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी प्रभावित होता है। जो निवेशक है वो सोचेंगे कि अगर वो इतनी बड़ी कंपनी को रिटेल, उसकी इतने रिटेल बड़े रिटेल नेटवर्क्स है, उसको अगर वो एक्वायर करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट का अनसीन कंट्रोल होगा तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। साथ ही साथ पहले प्रयास में कई ऐसे इश्यूज उठाए गए थे निवेशक की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से। क्रॉस होल्डिंग का मसला था, अनबंडलिंग का मसला था, उसको भी अभी एड्रेस नहीं किया गया है। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या, क्योंकि BPCL के पास काफ़ी बड़ा असेट बेस है, लिहाजा उसके रिफाइनिंग डिवीजन को या फिर उसके मार्केटिंग डिवीजन को अलग अलग करके फिर उसके लिए प्रयास किए जाएं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है। कंसल्टेशन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से वो अभी शुरू नहीं हुई है और पहले इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, उसके बाद सरकार इसको लेकर आगे बढ़ेगी। फिलहाल स्थिति ये है कि ये अभी सरकार के एजेंडे में नहीं है और इस साल BPCL विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो, इस बात की संभावना बेहद कम है। SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी समरकंद के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसके बाद वे कल शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस बैठक में खास बात है कि कोविड के बाद पहली बार SCO समिट में 8 देशों के नेता आमने सामने मिलेंगे। बैठक में रवाना होने से पहले PM मोदी ने कहा कि समिट में सामुदायिक मुद्दों, विस्तार और सहयोग को गहरा करने पर आपसी चर्चा होगी। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि बिजनेस, इकोनॉमी और टूरिज्म सेक्टर में भी आपसी सहयोग को लेकर कई फैसले होंगे। साथ ही समिट में रूस, चीन और पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने का कोई तय कार्यक्रम नहीं है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में जिनपिंग और PM मोदी की संभावित मुलाकात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार समिट में भारत की मौजूदगी काफ़ी अहम है, क्योंकि शिखर सम्मेलन के बाद भारत सितंबर 2023 तक के लिए SCO समिट की अध्यक्षता करेगा। कूटनीति के लिहाज से भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कितना अहम है, बता रहे मेरे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। प्राइम मिनिस्टर आज उज्बेकिस्तान पहुंचेंगे, मान लीजिए रात 10 बजे, इसीलिए डिनर है 7 बजे, जहां शहबाज शरीफ रहेंगे, जहां शी जिनपिंग रहेंगे। तो बहुत ही चांस है प्राइम मिनिस्टर का मिस करना ये डिनर। यदि पहुंचे ठीक टाइम में देन वी विल हैव टू सी, लेकिन बहुत ही लेट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के लिए। कल ज़रूर मीटिंग है जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज आएगा, कनेक्टिविटी आएगा, टेररिज्म आएगा, ये सब कुछ आएगा। उसके बाद कई बायलैटरल है। एक बायलैटरल में प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से, वो पोस्ट लंच होगा कल। उसके बाद इब्राहिम राइजी ईरानियन प्रेसिडेंट, उनसे मीटिंग करेंगे, उज़्बेक प्रेसिडेंट से भी मीटिंग करेंगे।
अभी तक एजेंडा में कोई मीटिंग, बायलैटरल ऑफिशियल मीटिंग विद जी जिनपिंग या शहबाज शरीफ है नहीं, लेकिन लास्ट मिनट में जी जिनपिंग का साथ कुछ हो ही भी सकता है। यदि कुछ हो, पाकिस्तान के बारे आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि दे मीट फेस टू फेस, क्योंकि एक ही जगह रहेंगे, एक ही टाइम में रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर फ्लड के बारे बातचीत कर सकते हैं, 2-4 बात शहबाज शरीफ से। ये छोड़ के कोई बायलैटरल नहीं है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ अभी तक नहीं है, देखने पड़ेगा क्या होता बाद में। और प्राइम मिनिस्टर कल रात को वापस आ रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों ज्यादा कार खरीदने वाले लोगों से नाखुश हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। पेश है हमारा स्वदेश विशेष। Delhi. Well, now we want to discourage the people who are using cars. तो सुना आपने, मंत्री जी ज्यादा गाड़ियों को खरीदने के खिलाफ हैं। नमस्कार, मैं हूं सौमित्र बुद्धकर। स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और बढ़ते ऑटो सेक्टर के भी दो पहलू हैं, जिसको केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्मा सम्मेलन में बताया और कहा कि लोगों को बड़े पैमाने पर तेजी से परिवहन सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और लोगों को अधिक कार खरीदने के लिए हतोत्साहित करने की जरूरत है। Last year when I was here, at that time we have just started thinking on the line of public transport on electricity. Now we have taken a decision. We have received 206 proposals for cable car, ropeway, vernacular railway, sky bus, and we are going to sanction. It is in the process. In my ministry, the Prime Minister specially gave us a mandate for making public transport on electricity. The trolley bus, electric bus, we have to reduce the capital cost because people don't want to use no public transport. That is one of the negative things which we are facing the problem. Well, now we want to discourage the people who are using cars. I am not against your industry, but this is also a big problem. The population growth and automobile growth in India is good for you, good for the country, good for the revenue, good for the employment. But it is again a big problem that how it is possible for us to increase the road width and length. तो मेट्रो शहरों में बढ़ते हुए ट्रैफिक को लेकर नितिन गडकरी ने चिंता जताई है। कहा है कि सड़क की चौड़ाई को और नहीं बढ़ाया जा सकता, लिहाजा गाड़ियों को ही खरीदना कम करना पड़ेगा। आखिर क्या है इस बयान के मायने? क्या ऑटो इंडस्ट्री इससे सहमत है या फिर भविष्य में ये मजबूरी बन जाएगा? क्या ये बयान जाम का समाधान है या नहीं? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपने खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं टाउन प्लानर ऋषि अहरवाल साहब। ऋषि, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मंत्री जी ने कहा है कि लोगों को गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि हम सड़कें और चौड़ी नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार में एक आदमी जो गाड़ी में ट्रैवल करता है वो न करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने बैठ सकते हैं वो बैठ पाएं। मुझे पहले तो आप ये बताइए कि आपका इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? मंत्री जी आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या हम गाड़ी खरीदना बंद कर दें? देखिए जी, मंत्री जी का कहना ये है कि गाड़ियां हम अगर बेहिसाब खरीदते रहेंगे तो जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी। तो मेरे को लगता है मंत्री जी ने एक तरीके से अंदेशा दिया है उसके बारे में और एक रिक्वेस्ट भी की है कि हम गाड़ियों की पॉपुलेशन नंबर जो रोड पे हैं उन पे थोड़ा सा काबू लाएं, क्योंकि अल्टीमेटली इसकी वजह से सब पे इम्पैक्ट आ रहा है। जो लोग गाड़ियां में ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी ट्रैफिक कंजेशन में टाइम खराब करना पड़ रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे ये हो रही है कि जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं और जो लोग कम प्रदूषण बना रहे हैं वो लोग भी सफर कर रहे हैं, जबकि वो रोड पे उतनी जगह नहीं ले रहे हैं। एक बस रोड पे सिर्फ 3 या 4 गाड़ियों की जगह लेती है, लेकिन एक बस में 100 लोग ट्रैवल कर पाते हैं और एक गाड़ी में अगर एक पर्सन ही ट्रैवल कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा जगह ले रहे हैं। तो मेरे को लगता है मंत्री जी एक उसके तरफ ध्यान बताना चाह रहे थे हमारा।
लेकिन ऋषि आप ये समझाइए अब कि ये कहा है सरकार की तरफ से बयान आ रहा है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, गाड़ियां कम इस्तेमाल कीजिए। ये बात पहले भी कही जा चुकी है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मेरा सवाल एज ए कंज्यूमर या एज ए ट्रैवलर ये है, आप बम्बई जाइए, दिल्ली चले जाइए, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, किसी भी महानगर में चले जाइए, क्या आपको लगता है कि वहाँ की जो स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो इस लायक है कि आम जनता जो है वो जाकर सबके सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सके? बम्बई में मैं रहता हूँ, मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अब बम्बई में अगर मुझे ऑफिस टाइम में लोकल ट्रेन में चढ़ना है तो वो मेरे लिए असंभव है। ये कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं दिखती है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सुमित्रा जी। मैं खुद मुंबई में रहता हूँ और लोकल ट्रेन की जो हालत है हम सबने देखी है। अभी कुछ 2 दिन पहले ही मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, एचडीएफसी बैंक ने एक नई बस सेवा शुरू की है, इलेक्ट्रिक बस सेवा। और ट्वीट करते टाइम पे मैंने यही कहा था कि मुंबई में आप हर दिन की 10 नई बसें ऐड कर सकते हैं। मतलब आप समझिए कि साल की 3,500 बस ऐड कर सकते हैं। और इसका अब जो मेट्रो सिस्टम बन रहे हैं उनको भी अभी 2-3 साल लगेगा पूरे तरह फंक्शनल होने में। लेकिन हमारा यही कहना है कि जो बसें हैं वो आप बहुत जल्दी रोड्स पे उतार सकते हैं। और साल की अगर आप हजारों बसें उतारेंगे तो ये जो आप लोकल ट्रेन का क्राउड बोल रहे हैं ये अपना पे कम होना लगेगा। आज मुंबई जैसे शहर में दिन की 400 गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं और 400 गाड़ियों के अगेंस्ट हम शायद दिन की 10 बसें भी नहीं डाल रहे हैं बीएसटी में। तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से सारी कठिनाई आ रही है। जहां आप दिन की 10, 15, 20 बसें और उतारना शुरू कर देंगे और मेनली आर्टीरियल रोड्स पे, और इसमें क्या है कि लोग फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो चल के भी आराम से कर सकते हैं। 200 मीटर, 500 मीटर आप अपने बस स्टॉप पे उतरे और वॉकिंग एनवायरनमेंट अच्छा है तो रोड स्पेस कम यूज होती है, सेम बस बार बार यूज होती रहती है और पूरा जो प्रेशर है वो लोकल ट्रेन और मेट्रो से भी डिस्पर्स हो जाता है। बिल्कुल, जो बात आपने कही वही मेरे मन में भी अगला सवाल आ रहा था, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। एक बड़ी समस्या जो है बड़े शहरों में ये भी आती है कि मान लीजिए कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, मैं बैंगलोर में रहता हूँ या चलिए दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है। अब उसमें मुझे अपने घर से निकलकर उस ट्रेन स्टेशन या बस स्टेशन तक जाना पड़ेगा, जो ज़रूरी नहीं है कि मेरे घर के पास हो। दूसरी बात ये कि जहाँ मैं उतर रहा हूँ पॉइंट बी में, वहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि मेरा ऑफिस ठीक उस मेट्रो स्टेशन के पास हो। तो वहाँ पर फिर मैं ऑटो रिक्शाज हुए या साइकिल रिक्शाज हुए जिन शहरों में चलते हैं, उस तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल करता हूँ। अब मुझे एज अ कस्टमर जब कंपेयर करना होता है तो मैं आज की तारीख में मिडिल क्लास की इनकम बढ़ रही है, मैं अपने लिए कंफर्ट खरीदता हूँ, तो मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैं अपने घर में बैठा, एसी में बैठा, मैंने म्यूज़िक लगाया और मैं अपने ऑफिस के बिल्कुल दरवाजे पर उतरा। ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी है बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, बैंगलोर एक बड़ा शहर है जहाँ पर ये समस्या होती है, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल रेज किया है और पिछले 20 साल से जब से मैं काम कर रहा हूँ हम काफी सारे लोग यही चीज पे चर्चा करते हैं कि आप जब तक आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के एक्सपीरियंस से मैच नहीं करेगा, तब तक बहुत सारे लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करेंगे। आपने बैंगलोर का उदाहरण लिया, बैंगलोर का वेदर तो फिर भी थोड़ा अच्छा है, दिल्ली में बहुत गर्मी रहती है, मुंबई में बहुत ह्यूमिडिटी रहती है। और तो हमको वो एक देखना है कि बसों की क्वालिटी या ट्रेन की क्वालिटी या मेट्रो की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड के होने चाहिए। और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर समझिए आपको चलना भी है तो आपके फुटपाथ सुंदर होने चाहिए, छाव होनी चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। जब आप ये पूरा एंड टू एंड अच्छा एक्सपीरियंस देंगे कम्यूटर को, तो वो कम्यूटर जरूर अपनी गाड़ी छोड़ के ट्रांसपोर्ट में उतरना चाहेगा। मुंबई में हम जानते हैं कि बहुत लोग ड्राइविंग कर करके थक चुके हैं कि हर दिन 1-1, 2-2 घंटा ट्रैफिक जैम में बैठे, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है एक पॉइंट के बाद में। अगर उनको आप कंफर्टेबल बस या ट्रेन देंगे और लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वॉकिंग या साइकिलिंग भी अगर आप डालते हैं और वो सेफ, कन्वीनियंट और जॉयफुल है, ये हमने एक वॉकिंग प्रोजेक्ट चलता है बॉम्बे में, उसमें हम यही कहते हैं, सेफ, कन्वीनियंट एंड जॉयफुल। ये 3 चीजें होंगी तो 100% लोग प्राइवेट कार्स को कम यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा, लेकिन ट्रैफिक कंजेशन को देखते हुए और अब जैसे जैसे विंटर आता है तो
एयर पोल्यूशन की समस्या बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर हम बॉम्बे में अगर समझिए आप 15-20 हजार इलेक्ट्रिक बसेस हैं, तो उनका एमिशंस तो ज़ीरो होएगा। तो शहर के अंदर आपकी मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होएगी और लोकल जो एयर पोल्यूशन है जो इमीडिएटली आपके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो नहीं होएगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही कि ज़रूरी ये है कि आपके जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी है उसको न सिर्फ कन्वीनियंट बनाया जाए, जॉयफुल भी बनाया जाए। और ये मानना बिल्कुल सही है कि कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फास्टेस्ट मीन्स भी होते हैं। जैसे बम्बई की ही बात ले लीजिए, तो वहाँ पर अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं तो ट्रेन में जाना, लोकल ट्रेन में जाना सबसे फास्टेस्ट तरीका ही होगा। पर यह है कि हमें सुविधाएं शायद और चाहिए होंगी और बसेस चाहिए, या फिर जो भीड़ ट्रेन में लगी है उसे कम किया जाए। एक पॉइंट और यहाँ पर कहा है सरकार की तरफ से, मंत्री जी का जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि लोग जो एक गाड़ी में एक आदमी बैठा होता है उसको कम करना चाहिए। परिवार में एक गाड़ी लीजिए, उतना काफ़ी है। आप गाड़ियाँ कम खरीदें का मतलब ये भी है कि एक परिवार जो है वो एक से ज़्यादा गाड़ी न खरीदे। आज जिस स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं ऋषि, वहाँ पर होता यह है कि हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, अगर मैं ये भी मानूँ तो हस्बैंड एक जगह काम करते हैं, वाइफ एक जगह काम करती हैं, बच्चे तीसरी जगह स्कूल जाते हैं। तो अब बच्चे स्कूल बस में चले गए, हस्बैंड को एक डायरेक्शन में जाना है। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए साकेत में अगर आपकी फैमिली है, एक ऑफिस गुड़गांव में है, दूसरा ऑफिस सेंट्रल दिल्ली में है, तो 2 गाड़ियों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो इसका क्या सोल्यूशन है? कार पूलिंग एक सुझाव दिया जाता है, आपको लगता है वो वायबल सोल्यूशन दिखता है? देखिए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि मैं 2005-6 में इंडिया की सबसे पहली एसएमएस बेस्ड कार पूलिंग सर्विस हमने स्टार्ट की थी। तब हमारा एनजीओ था मुंबई एनवायरमेंटल सोशल नेटवर्क, और पूल करके हमने एक सेवा स्टार्ट की थी। और उसमें से जो मेरे को लर्निंग्स आई थी वो ये थी कि कार पूलिंग एक सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं है। कार पूलिंग कभी भी एट स्केल वर्क नहीं करेगा, एट छोटे स्केल पे काम करेगा, लेकिन जहाँ पे हम मिलियंस ऑफ कम्यूटर्स की बात कर रहे हैं वो लेवल पे कार पूलिंग इज नॉट द सोल्यूशन। एंड हम तब भी और बाद में भी यही बोलते थे कि बस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार पूलिंग। तो आपका क्या है, ओनरशिप नहीं रहती है, अच्छी क्वालिटी की वो हो, तो कार पूलिंग इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। छोटा मोटा आप हाउसिंग कॉलोनी में कर लिया, मैचिंग कर लिया, आप एट द मोस्ट 1000-2000 लोग को कार पूलिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा कार पूलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल। ओके, तो ये भी बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपकी रहेगी। कार पूलिंग जो है वो छोटे लेवल पर तो चल सकती है, बड़े लेवल पर संभावना जो है उसके सक्सेसफुल होने की वो बहुत मुश्किल है। तो कुल मिलाकर चर्चा में जो बात निकल कर आई वो ये कि अगर मंत्री जी की जो बात है उसको हमें मानना है और उसको सही तरीके से समझना है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ, न सिर्फ लोगों को बल्कि सरकार को भी सामने आना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा, बसेस और बढ़ानी होंगी शायद जिन शहरों में पॉसिबल है वहाँ पर, ताकि कुल मिलाकर लोगों को भी सुविधा मिले। और हाँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की जो हमने बात की, वो जर्नी न सिर्फ कंफर्टेबल बल्कि जॉयफुल बनाना भी बहुत ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी समय निकालकर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। समीर, सो नाइस टू हैव यू इन इंडिया, इन सिंगापुर। दिलशा भाई, आप वैसे ही लग रहे हैं, कोविड के पहले जैसे लगते थे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अच्छा हो खराब हो, आपको अगर वार्म स्माइल चाहिए दिनशा को। हाँ, करेक्ट। दिनशा की 80% क्वालिटी यही है। फिटनेस कैसे करते हो? आपसे ज़्यादा फिट तो नहीं हूँ मैं, बिल्कुल। अरे नहीं जी, खाना कंट्रोल करता हूँ। आज चार्ट पे चर्चा करेंगे ज़रूर। इंडिया आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है? इंडिया आउट परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि बाकी जगहों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पर्टिकुलरली यूरोप में, जहाँ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रशिया के पास होने से और इवन अदरवाइज एजिंग डेमोग्राफिक्स वगैरह, और चाइना में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज चाइना का स्लो डाउन काफ़ी ज़्यादा है। द चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट वालों को हर्ट किया है। एंड यूएस में इकॉनमी वाज डूइंग वेल, लेकिन वहाँ पे अब फेडरल रिजर्व चाहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, विच मीन्स कि मार्केट को नीचे लाया जाए। तो एक तो रिलेटिवली ये हो गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बेटर स्पॉट्स, और सेकंड है कि इंडिया में अपनी चीज़ें ठीक चल रही हैं आजकल, जीएसटी कलेक्शन अच्छे चल रहे हैं, कैपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, और डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छी हुई है, एंड प्राइवेट इक्विटी वगैरह ने भी बहुत पैसे इंडिया में डाले हैं। सो ओवरऑल रिलेटिव गेम में तो इंडिया डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा, और वो तो मैं बड़े सालों से कह रहा हूँ। एब्सोल्यूट में बढ़ने के लिए आप चाहते हो कि बाकी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो,
ये नहीं होता कि वो 30% डाउन है और हम 20% अप है, वो मुश्किल हो जाता है। बट समवेयर दिनशो आप सरप्राइज्ड हुए हैं इस आउट परफॉर्मेंस में। डेटा देख रहा था, इंडिया गिरा नहीं है मगर बाकी मार्केट्स बहुत ज़्यादा गिरे हैं। तो नैस्डैक 25% से ज़्यादा गिरा है, डाउ शायद 15-16% गिरा है। तो 15% गिरावट और 2% का आउट परफॉर्मेंस, 2% का उछाल, 20% के आसपास का आउट परफॉर्मेंस है, जो काफ़ी मैसिव है। नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन आप फंडामेंटल्स भी देखिए ना, हमारे जी समीर भाई, रिजल्ट जो आए थे वो इतने ख़राब नहीं थे। उल्टा हम तो ये सोचे थे कमोडिटी के चलते बहुत तहस नहस होगा हमारे रिजल्ट्स के साथ, पर दे मेंटेन, आई मीन तो ऑब्वियसली थोड़ा स्पिल ओवर हो गया, लेकिन दैट वाज वन। दूसरा आप ये देखिए, रूरल मार्केट्स वर्ंट वर्किंग, नाउ द रूरल्स हैव किक्ड इन, रूरल मार्केट हैज किक्ड इन, तो ये सब आपको देखिएगा तो फंडामेंटल में ठीक लगा। लेकिन हम भी ऐसे ही हैं, हम भी जब तक बाजार चलेगा हम हैं साथ में। और जैसे समीर ने बोला कि आज की तारीख में तो इंडिया ऐसा लगता है कि ऑप्शन नहीं है। अगर जो कोई फॉरेनर आ रहा है इंडिया में तो उसको तो बाहर बैठ के तो बहुत ही अच्छा लगता होगा इंडिया देख। पर समीर, एक मार्केट में पुरानी कहावत है कि अच्छी न्यूज़ और अच्छे प्राइस साथ नहीं मिलते हैं। द फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ गुड प्लेस टू बी इन, ये एक डिस्कवर्ड बात नहीं है। अभी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा है, अब इस नारे को एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, इकोनॉमिक एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। बट सेपरेटली देखो तो 6 महीने, मतलब 2 महीने पहले 6 मंथ्स के लिए, एक्चुअली 9 मंथ्स के लिए एवरी डे फॉरनर बेच रहा था। तो दैट मीन्स ये एक्सेप्टेबिलिटी 2 महीने पहले नहीं थी। इसलिए ये मत सोचिए कि कोई पुरानी बात है। अगर उन्होंने आई थिंक इस साल $29 बिलियन बेचे, तो वो 29 बिलियन जब बेच रहे थे तो हम ही सोच रहे थे कि मुझसे, लेकिन वो नहीं सोच रहे थे। अब जब उनको सपोज चाइना के गिरने से या यूरोप के गिरने से या अपना 29 बिलियन बेचने के बाद रियलाइज़ करने से कि तो मार्केट गिरी नहीं, विच इट सेल्फ इज़ अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। अब उन्होंने जब 2, 4, 6 बिलियन लेने की कोशिश की तो अब इंडियन दे नहीं रहे, क्योंकि इंडियन म्यूचुअल फंड्स और इंडियन रिटेल के पास अभी भी एपिटाइट है। तो अभी एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि बेचने को कोई तैयार नहीं है। और जो अब नए खरीदना चाहते हैं, आइदर सेम लोग जिन्होंने बेचा था या नए, अब उनको शेयर ही नहीं मिल रहे। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इंडिया में नए IPOs होंगे, नई कोई प्राइवेटाइजेशन होंगी, जिससे फिर वो थोड़ा पैसा अब्जॉर्ब होगा। अभी तो ऐसा लग रहा है। समीर, आप बॉम्बे में रहे कभी नहीं है? मैं रहा हूँ जी, 5 साल में रहा। 5 साल रहे हो। तो व्हेन डिड यू मूव टू सिंगापुर? इन 98। तो सिंगापुर में बस दिल बस गया, दिल लग गया। उस वक्त मैं अलायंस में था, और अलायंस में इंडिया करने के बाद हेड ऑफ एशिया, वो इसलिए कि इंडिया में आई वाज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड एम्प्लॉय ऑफ अलायंस, और विदाउट हैविंग अ लोकल पार्टनर हम सबसे बड़े म्यूचुअल फंड बन गए इंडिया के 2002 तक, 3 तक भी। और वो था मतलब प्राइवेट सेक्टर में और इक्विटीज़ में खाली, जो मैं मैनेज करता था। तो मेरी प्रमोशन हो गई, तो आदमी मूव करेगा, तो उससे मैं सिंगापुर गया। फिर आई वॉज मैनेजिंग एशियन मनी, लेकिन बाद में जब हीलियो शुरू किया तो उस वक्त रूल्स ऐसे थे कि FII फंड जो है वो बाहर से ही करना है, वो हमारा रूल नहीं है, वो इंडिया का रूल है। तो फिर मैं वहाँ पे फंड मैनेजर तो वहीं से करता रहा, और वो परफॉर्मेंस तब से आज तक थोड़ी अच्छी है। तो इसलिए ये नहीं लगा कि परफॉर्मेंस इंडिया में अगर मैं बैठता तो मुझे कुछ ज़्यादा होती, तो इसलिए मोस्टली हमने सारे बॉम्बे वालों को बीट कर दिया जो म्यूचुअल फंड में है। समीर, एक रिटायरमेंट एज होती है, अक्सर बोला जाता है हिंदुस्तान में 60 साल की रिटायरमेंट एज है। अब 60 साल मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप रिटायर हो जाओ। मैं ये समझ रहा हूँ कि जहाँ तक हमें पता लगा है, ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है कि आपको इन प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड का अप्रूवल मिला है। हाँ जी। अब 60 साल की उम्र में अब एक नए बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं, 60 साल में लोग रिटायर होने की बातें करते हैं। नहीं, हमने देखा है 2 बंदों को, उनके नाम है चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट, जो रिटायर नहीं होते, तो हम भी नहीं होंगे। ये इन्वेस्टमेंट की कमाल की बात है ना, देयर इज नो रिटायरमेंट एज। देयर नो रिटायरमेंट एज, बल्कि देयर इज इंप्रूवमेंट एज। क्योंकि जो मिस्टेक्स नॉर्मली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जी आप मिस्टेक से सीखो। अब जो नए बंदे कहते हैं नहीं हम नहीं सीखेंगे, हम अपने आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली पीपल नॉट लर्न। हम कहते हैं भाई ये महंगी चीज़ें नहीं चलती, नहीं हम ट्राई करेंगे। हमने वो सारी 25 साल में मिस्टेक्स हम कर चुके हैं। अब जब मिस्टेक्स कम रह गई क्योंकि सारी कर चुके हैं, तो उसमें अगर आप रिटायर हो गए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे को, जी सही बात है, या हमारे इन्वेस्टर को। तो नई मिस्टेक कर लेंगे, पुरानी वाली रिपीट नहीं करेंगे। और शेयर बाजार ही यंग रखता है हमें। सही बात है, और हमें यंग रखता है, लगता भी और रखता भी है। बाल तो सफ़ेद हो रहे सर आपके। इनसे कम। आप कितने साल से समीर के साथ? 27 साल हो गए। 27।
हाँ, बट अलग अलग स्टेजेस में। अलग अलग स्टेज। पहले ही वाज माय एनालिस्ट, मतलब सेल साइड एनालिस्ट फॉर मी। तो कितनी बार समीर ने आपके कान खींचे, कितनी बार पीठ थपथपाई है? हम जब हम पीठ को नहीं ठोकते, इसका मतलब थपथपा रहे हैं। जब हम कान नहीं खींच रहे, इसका मतलब हम बड़े खुश हैं। कान शादी खींचे होंगे। तो दिनशो, हीलियोस की बात करें तो हीलियोस 2000 की जो लास्ट डेट 2010 से 2020, उस दशक के बिगिनिंग में आपका इन्वेस्टमेंट में जो प्रोसेस था और इस दशक में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, आप इनोवेट करते रहते हैं, क्या बड़ी लर्निंग रही है आपके लिए पिछले 5-10 साल के लिए? ये देखिए, प्रोसेस हमारा चेंज नहीं हुआ, प्रोसेस तो हमारा सेम ही रहा है फ्रॉम इनफैक्ट अलायंस डेज, इफ आई रिमेंबर राइट। पर 2008 ने हमें बहुत लेसन सिखाए थे। एक तो हमें उस समय हमारे इतने स्टॉक्स नहीं हुआ करते थे, हमारे पास कोई 20 स्टॉक हुआ करते थे एंड वी यूज्ड टू फॉल इन लव विद आवर स्टॉक्स। तो 2008 में तो हमने बहुत लेसन सीखी। एक तो पहले तो आपका पोर्टफोलियो हैज़ टू बी डाइवर्सिफाइड। अभी कितने शेयर्स हैं आपके पास? अभी 30 और 35। बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड 45-50। जब हम म्यूचुअल फंड करें शायद हमारे भी 50 हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन, बट फिर भी 35 इज क्वाइट डाइवर्सिफाइड इन आवर बिजनेस। तो वो था क्योंकि सिंगल कंट्री के है ना। दूसरा, ऑलवेज रिस्पेक्ट द ग्लोबल सिग्नल्स। हाँ, ये फर्क। इंडिया इज कैन नॉट बी एन आइलैंड इन अ सी ऑफ रेड। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 2008 में टीवी में आकर या अपने आप सोचकर कि इंडिया अलग है, कि इंडिया डीकपलिंग कुछ नहीं डीकपलिंग होती है, बट हो गई ना। जैसे उस वक्त मैं बड़े बुल्स कलेक्ट करता था, अब मैंने बेयर्स भी कलेक्ट करने लगा। आपको समीर ने मैजिक शो दिखाया है क्या? समीर ट्विटर पे अक्सर मैजिक शो दिखाता है। ये इन्होंने ट्विटर पे देखा है। पहले मेरे पे ही ट्राई करते थे। तो समीर, और लेसन्स में क्या हुआ है कि हमने ना 1-2 फैक्टर्स और ऐड कर दिए हैं। पहले हम जैसे पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन हम ज़्यादा नहीं देखते थे, अब हम देखते हैं कोई पी फंडेड कंपटीशन तो नहीं आ रहा, जो नज़र नहीं आता बिकॉज हम मार्केट के स्टॉक देख रहे हैं कि कितने हैं, बट पता लगे कि कोई बड़े पी फंडेड प्राइवेट कंपनियां आजकल हो रही हैं। ये सब चीज़ें पहले कम भी थी और हमारे को भी इतना वो नहीं था। तो एवरीडे यू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दिनशो, आप भी नहीं खा रहे हो, समीर को भी नहीं खाने? मैं खा चुका तो समीर खाएगा। मैं 2 खा चुका हूँ जी। नहीं जी, ये मैं जब बॉम्बे में पहली बार आया ना तो हमने डिस्कवर करा यहाँ पे गोलगप्पा जो है डिफरेंट है। Unlike in Delhi, where it's cold water, here the chana what you serve here is actually warm. ये टूट तो नहीं जाएगा मेरे ये डालने से? नहीं जी, नहीं, ट्राई करिए। आप एक्सपर्ट हो गए समीर। हाथ लगाइए जी जिंदा जी। हाँ जी। अब इसमें फाइन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। समीर, यू बीन अ टेक बुल फॉर योर एंटायर करियर। अभी टेक आपके पास ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट नहीं, जीरो है। क्यों? अब हमने सोचा कि अगर हम मार्केट को नेक्स्ट 6-9 महीने के लिए देखें, 12 महीने भी, व्हाट इज़ द बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड? द बिग प्रॉब्लम इज़ कि यूएस इन्फ्लेशन बहुत हाई है और उसमें यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहा है और थ्रेटन कर रहा है कि और भी बढ़ाऊंगा। यूरोप में भी प्रॉब्लम हो रही है गैस की और अदरवाइज। तो इंडियन टेक कंपनियों के कस्टमर कौन है? वही यूएस लिस्टेड कंपनीज और वही यूरोपियन कंपनीज। एंड हम कहें कि टेक बड़ा ज़रूरी है और आजकल टेक के बगैर बिजनेस नहीं चलते, बट अगर उन कंपनियों पे प्रेशर आता है तो उनके स्पेंडिंग हैज़ टू कम डाउन। और हम ये भी कर रहे हैं कि हमने जो टेक के शेयर बेचे तो हमने वो बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं, हमने उनको फाइनेंशियल स्टॉक्स में और कंज्यूमर स्टॉक्स में डाल दिया है। तो वन ऑफ द रीज़न हम आजकल अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम टेक नहीं है। अब वो देखते हैं, प्लान नहीं है अभी खरीदने का? नहीं, अभी तो नहीं है। अब वो 4-6 महीने बाद अगर लगे कि यूएस मार्केट करेक्ट हो गई है या इनकी वैल्यूएशंस बड़ी दुखदाई हो गई हैं तब ले लेंगे। बट वो उन्हीं 3-4 सेक्टर्स में हम अच्छी चीज़ों में घूमते हैं। अरे बायबैक कर रहे हैं तो उससे इनका सेंटिमेंट चेंज नहीं हो सकता? नहीं, बायबैक लोगों को मज़ा आता है ग्रोथ से, क्योंकि अभी ग्रोथ जैसे आप आज ही गोल्डमैन सैक्स ने करीब 4 की पता नहीं 6% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब 6% रेवेन्यू ग्रोथ के लिए तो हम शेयर नहीं खरीद रहे, जबकि भारत में इतनी ज़्यादा, जब भारत इटसेल्फ 12% मतलब रुपी टर्म्स में, नॉट डॉलर टर्म्स में, अगर हमारी जीडीपी 6-7% है, 5-6% इन्फ्लेशन है, तो इंडिया 12-13% ग्रो हो रहा है। तो टैक्स सेक्टर के 5-6% ग्रोथ का हम क्या करें? दिनशा, तो ऐसे कौन से 3 शहर हैं जो आप बोलते हो जी? हम नहीं बोलते। नहीं, मैं सवाल में पूछता हूँ,
ऐसे कौन आप से बेचारे दिनशो को फंसाए ना ऐसे क्वेश्चन। चलिए आसान सवाल पूछता हूँ, ऐसे कौन से शेयर हो जो आप नहीं खरीदोगे? नहीं, हम नहीं बोलते क्योंकि होता है कल हम उनके पास पैसे लेने पहुंच जाएंगे, हमारे पीएमएस में डालिए, सही हमारे बात है। म्यूचुअल फंड में डालिए, बट पता है सबको कि कौन से नहीं लेते, बट मोस्टली बता दो भाई। बिलियन डॉलर स्टोरीज, बिलियन कंज्यूमर स्टोरी हम नहीं लेते, वो हम नहीं लेते। बिलियन कंज्यूमर स्टोरी मतलब जब कोई कंपनी आके हमें बोलती है कि मेरा कंज्यूमर बेस बिलियन इंडिया की टारगेट है 1.4 बिलियन कंज्यूमर्स है, तो हमें पता है कि हमें इंडिया में हमें 300 म्यूचुअल फंड वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। हम 300-400 मिलियन वाले लोग नहीं करते, बिकॉज उसमें अंडर पेनिट्रेशन है, तब आप सालों साल चल सकते हो। तो समीर, एक ऐसी बात बताइए जो आपने आज तक पब्लिक फोरम पे किसी से शेयर नहीं करी। आपने HDFC बैंक लिया, हमें पता है, आपने टेक लिया, हमें पता है, ऐसे कौन सी अंदर की बात है? आज हमने आपको बताया कि हमारे पास टेक नहीं है, ये पहली बार बताया गया, क्योंकि 25 ईयर से पहले 10 साल की मेरी जो सारी परफॉर्मेंस बनी वो थी कि मेरे पास सारे टेक होते थे, और उसके बाद भी हमारा टेक हमेशा फेवरेट थीम है। आज भी हमारी प्रेजेंटेशन में टॉप थीम्स दैट वी लाइक इंक्लूड टेक, और शेयर एक भी नहीं है आजकल, तो ये पहली बार बताया गया आपको और सबको। और समीर एज अ पर्सन के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो हमें नहीं पता है? वो जो नहीं पता है वो जान के नहीं बताएगी। और आप हमें बता सकते हैं समीर एज अ बॉस के बारे में ऐसी कौन सी जो बात है जो आज आप खुलासा कर सकते हैं? वो मेरी उम्र सबको बताते रहते हैं। नहीं, हमारा अब सिंपल बात है, अगर हम नॉट ओनली दिनशो, हीलियोस के जो सारे सीनियर लोग हैं, एक भी बंदा ने 2005 से नहीं छोड़ा। जो हमने स्टार्ट किया था हीलियोस सिंगापुर विद 4 पीपल, वो चारों अभी भी हीलियोस में हैं। और जो हमने 2007 में हेड ऑफ रिसर्च और CEO हायर किया, वो भी अभी तक हैं। क्या बात, 15 सालों में। और स्टार्ट में जो फाउंडर्स एंड उस वक्त के एम्प्लॉयज़ है 2005 में 100% ऑफ देम हमारे। क्या बात, बड़ी मज़ेदार चर्चा रही। दिनशो, आपने गोलगप्पे मुझे लगता है एंजॉय नहीं कर रहे, और शर्मा करके मैंने समीर भाई ने भी एक ही खाया। हम तो पूरी प्लेट खत्म करने के मूड में आए थे, तो बहुत मजा आया। समीर, सो नाइस टू मीट यू इन पर्सन। थैंक यू जी, वेरी गुड। लुक फॉरवर्ड टू मच मोर ऑफ दिस इंटरेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद। In association with BSC, experience the new. आपके शेयर, आपके ट्री।